अर्थव्यवस्था हमेशा से ही एक जटिल विषय के रूप में विद्यार्थियों के सामने आया है, लेकिन अब नहीं। अब आपको अर्थव्यवस्था, जब आप हमारे पूरे वीडियोस देख लेंगे, जब हमारा पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा, तो आप खुद देखिएगा कि अर्थव्यवस्था कितना आसान और कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा आपके लिए। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के इस पहले लेक्चर को। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं रुद्र सिविल सर्विस से अतुल पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में जो अंतर है वो अंतर क्या है, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। इसकी बारीकियों को समझना भी नितांत आवश्यक है। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थ, अर्थ मतलब धन, और शास्त्र यानी धन का अध्ययन। तो जबकि अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पहलू है, ठीक ध्यान रखिएगा, जो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पहलू है वही अर्थव्यवस्था है। थोड़ा और डिटेल इसको कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब मैंने बता ही दिया, पैसा, धन, मुद्रा, मनी। व्यवस्था क्या तात्पर्य है व्यवस्था का? यानी कार्य प्रणाली से। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से है, ठीक है। और इन गतिविधियों का जिसके अंतर्गत, जिस विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, वह अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अर्थशास्त्र की इंग्लिश होती है इकोनॉमिक्स, जबकि अर्थव्यवस्था की इंग्लिश होती है इकोनॉमी, ठीक। तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की बारीकी को। तो अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो एडम स्मिथ हैं। जैसे जैसे ध्यान रखिए दोस्तों, ये लेक्चर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी समझ बहुत बारीक होती जाएगी, तो ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। स्कॉटलैंड के प्रख्यात दार्शनिक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी, द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस अपनी पुस्तक में, ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है इसमें अर्थशास्त्र को धन का सिद्धांत यानी शास्त्रीय अर्थशास्त्र, क्लासिकल इकोनॉमिक्स माना था एडम स्मिथ ने। यही कारण है कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र की अगर परिभाषा की बात करें जनरल वे में, सामान्य अर्थों में, तो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण का अध्ययन किया जाता है, यानी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन वर्तमान समय में उदारीकरण जब 1991 में प्रारंभ हुआ तो इस उदारीकरण के बाद से अर्थशास्त्र अपने व्यापक अर्थों में सामने आया। अब इसमें कई नई शाखाएं भी जुड़ी, जिसमें राजस्व यानी रेवेन्यू जुड़ा, जन कल्याण यानी पब्लिक वेलफेयर को जोड़ा गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, इंटरनेशनल ट्रेड को जोड़ा गया, विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज को जोड़ा गया, बैंकिंग को जोड़ा गया। इन सभी का अध्ययन अर्थशास्त्र में के अंतर्गत वर्तमान समय में किया जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि मनुष्य के, अर्थशास्त्र को एक शब्द में अगर परिभाषित करना हो तो मनुष्य के आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं, जबकि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अध्ययन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। यानी अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अर्थशास्त्र एक दार्शनिक पहलू है, जबकि अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक पहलू है। अर्थव्यवस्था किसी का खास क्षेत्र का होता है, यानी जैसे वर्तमान समय में अगर किसी खास इलाके को देश के तौर पर देखा जाए तो हम कह सकते हैं भारत का अर्थशास्त्र यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है कि विषय जो जितने भी जो हमारे जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास, सड़क, डाक सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, ये सभी जो गतिविधियां हैं, तो इनकी पूर्ति करने वाली जो संस्थागत प्रणाली है ये अर्थव्यवस्था है, और इन विषयों का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है।
समझ में आया आपको? निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसे एक बार लिखिए, नोट डाउन कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। अर्थशास्त्र को और व्यापक अर्थों में देख लेते हैं तो अर्थशास्त्र में मनुष्य अपनी सीमित स्रोतों से, सीमित स्रोत यानी दुर्लभ संसाधन, स्केयर रिसोर्सेज, सीमित स्रोत इसलिए यहाँ कहा गया जैसे जल है तो जल सीमित स्रोत के रूप में आएगा। कोयला है तो जो भी हमें प्रकृति ने प्रदान किया है, अगर हम उसका लगातार दोहन करते जाएंगे तो वो एक दिन क्या होगा, हमारे लिए एक समाप्त प्राय हो जाएगा। तो इस तरीके से उसे सीमित स्रोतों की संज्ञा दी गई है। तो मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके, ठीक है, अपने असीमित इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होने के विषय संबंधी पहलुओं का अध्ययन करता है। जैसे थोड़ा व्यवहारिक पक्ष लेते हैं कि एक व्यक्ति है, अगर उसकी सैलरी 10,000 रुपये है तो इस सीमित स्रोत उसका क्या हो गया, 10,000 फिक्स हो गया। तो इससे अब धन का विभाजन वो करेगा कि 2,000 हमें इसमें इन्वेस्ट करना है, 1,000 खाने में, 1,000 इस कृत्य में, 1,000 इस कृत्य में। इस तरीके से अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होने के विषय, यानी इच्छाएं तो असीमित हैं। मनुष्य तो ये भी सोचेगा मैं, मेरा बहुत बड़ा बंगलो हो जाए, मैं बहुत बहुत बड़ी गाड़ी हो जाए, लेकिन अगर उसकी तनख्वाह 10,000 ही है तो अपनी असीमित इच्छाओं को एक सीमा में बांध कर और उसे अपनी जो सीमित संसाधन यानी 10,000 रुपये उसके अंतर्गत ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करेगा। यही जो अध्ययन है यही अर्थशास्त्र है। ठीक, जिस तरीके से वो अध्ययन करता है वो किसके अंतर्गत अध्ययन करता है, अर्थशास्त्र के अध्ययन अंतर्गत करता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक आर्थिक क्रियाएं, एक अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं व्यक्ति का उद्देश्य धन की प्राप्ति होता है, जैसे शिक्षक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत है, व्यापारी, मजदूर, किसान, ये सब अपना कार्य करते हैं धन की प्राप्ति के लिए। इसी तरीके से अनार्थिक क्रिया की बात करें तो इसमें धन प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता, इसमें सामाजिक क्रियाएं उद्देश्य होती हैं, जैसे एनजीओ टाइप हो गई, धार्मिक क्रियाएं हो गई। हालांकि वर्तमान समय में इसके भी पहलू बदले हैं, लेकिन हम व्यवहारिक पक्ष पे ले जा रहे हैं। जैसे अगर बाबा रामदेव की क्रियाएं देखी जाए तो एक ही व्यक्ति की दो क्रियाएं, एक योग जो कि अनार्थिक है, अनार्थिक मतलब योग लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन दूसरा पतंजलि उत्पाद जो कि आर्थिक क्रियाएं है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का जो व्यवहारिक पहलू है वो अर्थशास्त्र है, और अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं पर ही डिपेंड है। अगर धन का आदान प्रदान न हो तो फिर अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र अपनी सुचारू रूप से अपनी परिपाटी को चलाने में असमर्थ होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की इस समझ को आपने देखा होगा, समझा होगा। अर्थशास्त्र के अगर प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार से होते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि और समष्टि का सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था उनका नाम था रेगनर फ्रिक्स। याद रखिएगा, रेगनर फ्रिक्स 1933 में इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, जो कि नॉर्वे के अर्थशास्त्री हैं। समष्टि अर्थशास्त्र बड़ा ही व्यापक अर्थों में लिया जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे स्तर पर, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक परिवार, यानी छोटी आर्थिक इकाइयों से संबंधित आर्थिक समस्याओं एवं आर्थिक मुद्दों का अध्ययन जो है वही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जबकि जो बड़ी आर्थिक क्रियाएं हैं, समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन, ये व्यस्त समष्टि अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल है। तो राष्ट्रीय आय, रोजगार, बचत, मुद्रापूर्ति, राजकोषीय नीति, आर्थिक विकास, जिसके बारे में हम डिटेल आगे भी पढ़ेंगे, तो ये सभी जो है समष्टि अर्थशास्त्र, और यही अर्थशास्त्र का ही पहलू है अर्थव्यवस्था। तो समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में हम इसे जानते हैं। अगर हम बात करें समष्टि अर्थशास्त्र के जनक की, तो जॉन मेनार्ड किन्स जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं। थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये इनकी पुस्तक है। 1930 के दशक में अमेरिका में जो आर्थिक मंदी आई थी, उस मंदी से उपचार के लिए इन्होंने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में लिखा था। तो ये इनकी जो पुस्तक है द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो मंदी में सरकार को व्यय ऊंचा करना चाहिए, यही इनके पहलू का मुख्य मुद्दा रहा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अब आगे की प्रक्रिया
आगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ेगा आपकी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से समझ और विकसित होती जाएगी और आप देखेंगे कि हमारे पूरे लेक्चर यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के पूरे समापन तक आपकी समझ इतनी अच्छी हो गई होगी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की कि आपको अर्थव्यवस्था से डरने की कदापि जरूरत नहीं होगी और एग्जाम्स में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।